गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक बीए पार्ट 1 के भूगोल के पेपर सेकंड का टॉपिक है मानव भूगोल की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि आप लोगों का जो बीए पार्ट 1 का सिलेबस है उसमें आपके 3 पेपर हैं। पहला पेपर है आपका भौतिक भूगोल, दूसरा पेपर है आपका मानव भूगोल और तीसरा पेपर है आपका प्रायोगिक भूगोल। आज हम पेपर सेकंड की बात करें। पेपर सेकंड है आपका मानव भूगोल। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मानव भूगोल आखिर है क्या और मानव भूगोल के विषय में हम किन किन क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मानव भूगोल की परिभाषा की। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी तल पर 2 प्रकार के तत्व होते हैं। पहले तत्व होते हैं प्राकृतिक और दूसरे होते हैं मानवीय तत्व। और इन तत्वों के कारण से हमें पता है 2 प्रकार की दृश्य भूमि भी बनती है। प्राकृतिक तत्व जहाँ प्राकृतिक दृश्य भूमि बनाते हैं, वहीं पे मानवीय तत्व सांस्कृतिक दृश्य भूमि बनाते हैं। जो हमारी प्राकृतिक दृश्य भूमि है वो आपने अपने पेपर 1 के अंदर भौतिक भूगोल में आप सबने उसका अध्ययन कर लिया था। और जो दूसरे प्रकार की जिसकी हम बात कर रहे हैं सांस्कृतिक दृश्य भूमि, जो मुख्य रूप से मानव से संबंधित है, उसका अध्ययन हम हमारे जो दूसरा पेपर है मानव भूगोल, उसके अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे। तो ये जो मानव भूगोल आपकी ब्रांच है, ये मानव भूगोल के अंदर मानव ही क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। और मानव को केंद्र बिंदु मानते हुए क्या होती है, विभिन्न गतिविधियाँ क्रियान्वित होती है। हमारा जो भौगोलिक वातावरण है, मानव ही उसका सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल में मानव क्या है, एक केंद्रीय पक्ष है। और हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ, जैसे कि वहाँ के उच्चावच, जलवायु, वनस्पति, खनिज, ये सब मानव के रहन सहन, क्रियाकलाप, उसके सोचने विचारने, आचार विचार, इन सब पर अपना प्रभाव जरूर छोड़ते हैं। और मानव क्या करता है, इन भौगोलिक जो भी तत्व है, इन सब का अपनी सूझबूझ और क्षमता अनुसार उपयोग करता है। मानव क्या करता है, मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस भौतिक वातावरण के अंदर परिवर्तन भी करता रहता है और साथ साथ में वो इस प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप खुद को भी अनुकूलित करता रहता है। इस प्रकार हम जानते हैं कि मानवीय क्रियाशीलता से एक सांस्कृतिक वातावरण का जन्म हो जाता है। और ये दोनों, भौतिक वातावरण और मानव, ये दोनों लगातार क्रियाशील होते रहते हैं। तो इस आधार पे विभिन्न जो विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने जो मत है, अपने अपना जो दृष्टिकोण है, इसके आधार पर भौतिक भूगोल की परिभाषाएं दी थी। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं रेडजल की। रेडजल क्या कहते हैं, रेडजल कहते हैं कि मानव भूगोल के जो दृश्य है वो सर्वत्र वातावरण से संबंधित होते हैं और जो स्वयं क्या होते हैं, भौतिक दशाओं के एक योग होते हैं। वहीं पे एक संभववादी विचारक आए थे, वाइडल डिला ब्लास। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मानव भूगोल पृथ्वी और जो मानव है उसके जो पारस्परिक संबंध है उनको एक नया विचार देता है। और इसमें पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम हैं और जो पृथ्वी पर निवास करने वाले जो जीव है, उनके आपसी संबंधों का जो संयुक्त ज्ञान होता है वो उसमें समाविष्ट होता है। एक और विद्वान आए थे, हटिंगटन। हटिंगटन क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप और गुणों के जो पारस्परिक संबंध है, उनके स्वरूप और विवरण का अध्ययन है। वहीं पे जीन ब्रुन्स कहते हैं कि सभी जो मानवीय क्रियाएं हैं जो भू सतह पर एक विशिष्ट प्रकार का दृश्य उत्पन्न करती है या दृश्य प्रस्तुत करती है, वो सब मानव भूगोल की विषय वस्तु है। तो इन सब परिभाषाओं से हमें एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि मानव भूगोल क्या है, मानव के जो विभिन्न चरण हैं उसमें पड़ने वाले जो भी भौगोलिक प्रभाव है उन सब का एक आदर्श अध्ययन है। और ये
मानव और उसके जो भौतिक वातावरण है इनके संबंधों का भी अध्ययन करता है। तो सार रूप में आप सब समझ गए होंगे कि मानव भूगोल क्या है। एक तरीके से जो मानव पर भौतिक वातावरण जो प्रभाव डालता है उसी के साथ उसकी जो अंतर्क्रिया होती है उन सब का अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं। तो सार रूप में हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों के और प्राकृतिक और सांस्कृतिक पर्यावरण की शक्तियों, प्रभावों और प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक अंतर संबंध तथा पर्यावरणीय समायोजन, स्थानिक संगठन इत्यादि का अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्य से प्रादेशिक आधार पर किया जाता है। अर्थात यदि हम कहें कि मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है या मानव भूगोल क्या है, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल क्या करता है, क्षेत्र में एक ऐसी संरचना का विकास करता है जिससे विश्व में शांति, सौहार्द और सहृदयता का वातावरण निर्मित हो और मानव अपना सर्वांगीण विकास कर वसुदेव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व को अपनाए। ये सब मानव भूगोल का अंतिम उद्देश्य है। मानव भूगोल की परिभाषा के बाद में आप देखें कि भूगोल के अंदर जो मानव भूगोल शाखा है इसका विकास किस प्रकार से हुआ। तो वास्तव में ये जो मानव भूगोल है ये एक गतिशील विषय है। हमें इसका विकास क्रम का यदि हम बात करें तो बहुत प्राचीन समय से इसका विकास शुरू हो गया था। जो प्राचीन काल था उसके अंदर यदि हम विकास की बात करें तो शुरुआत में आपको पता है कि अन्वेषण, खोज कार्य वगैरह हुए। उन सब में जो हमारे पृथ्वी के विभिन्न भूभाग हैं उनके बारे में जानकारी एकत्रित की गई थी। अब उनकी जानकारी एकत्रित करके फिर जो भी ज्ञात स्थान है उनका मानचित्र बनाया गया, उनसे संबंधित आरेख तैयार किए गए और जो हमने तथ्य एकत्रित किए इन सब पे आधारित भविष्यवाणियाँ की गई। तो इस काल के अंदर थियोफ्रेस्टस, अरस्तु, थेल्स इत्यादि प्रमुख विद्वान हुए थे और इन सब ने मानव भूगोल के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बात करें हम प्राचीन काल के बाद में थोड़ा सा आगे चलकर मध्यकाल की, तो मध्यकाल को हम यदि भौगोलिक दृष्टि से कहें तो वो क्या था, एक अंधकार युग था। क्योंकि इस काल के अंदर जो भौगोलिक ज्ञान है इसमें मौलिक तत्वों का पूरी तरीके से अभाव रहा था। इस समय जो भी नियम दिए गए थे उनका प्रतिपादन धार्मिक दृष्टि से किया गया था। इस कारण से इस समय भौगोलिक ज्ञान का ह्रास हो गया था। फिर भी कुछ जो अरब भूगोलवेत्ता थे जैसे अल मसूदी, इब्न बतूता इत्यादि, इन लोगों ने इस समय भी भूगोल के अंदर कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे। इसके बाद में हम बात करें जो पुनर्जागरण काल आया था जिसे हम अन्वेषण युग से के नाम से भी जानते हैं। इस समय में क्या हुआ था, भौगोलिक खोजों का काल शुरू हो गया था। पुर्तगाली, यूरोपीय नाविक इन सब ने क्या किया था, नए नए द्वीप, महाद्वीपों की खोज वगैरह आरंभ कर दी थी। तो एक तरीके से ये जो समय था ये भौगोलिक दृष्टि से विशेष उपलब्धियों का युग रहा था। आपको वास्को डी गामा, कोलंबस का नाम तो आपने सुना ही है। वास्को डी गामा जिसने भारत की खोज की थी, कोलंबस जिसने नॉर्थ अमेरिका की खोज की थी, ठीक है, मैगलेन वगैरह है। इन सब ने, ये सब पुनर्जागरण काल के ही प्रमुख विद्वान थे। उसके बाद में जो समय आता है वो होता है आधुनिक युग का। 18वीं जो शताब्दी है वहाँ से आधुनिक युग का प्रारंभ माना जाता है और इस शताब्दी से ही जो भूगोल है उसने अपना एक स्वतंत्र विषय के रूप में रूप धारण किया था। और इस समय जो प्राकृतिक विज्ञान है उनका बहुत अधिक विकास हुआ था और जो हर तथ्य है उसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाने लगा, अनुसंधान कार्य किए जाने लगे। तो ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय के यदि हम प्रमुख विद्वानों की बात करें तो कुमारी सैम्पल, हटिंगटन, सावर, ग्रिफिथ टेलर ये इत्यादि प्रमुख मानव भूगोलवेत्ता इस समय में आए थे। ये तो बात हुई हमारे मानव भूगोल के विकास की। अब हम बात करते हैं कि मानव भूगोल का जो विषय है इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं। हम सब जानते हैं कि मानव भूगोल का केंद्र बिंदु कौन है, मानव।
और आपको पता है कि सभी वस्तुओं का केंद्र यदि मानव हो तो उसका विषय क्षेत्र क्या होगा, बहुत अधिक व्यापक होगा। इसी कारण से जो मानव भूगोल है इसका विषय क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। मानव भूगोल में हम पृथ्वी के विभिन्न प्रदेशों के भौगोलिक पर्यावरण तथा उन विशिष्ट प्रदेशों के भौतिक पर्यावरण और उन विशिष्ट प्रदेशों में जो निवास करने वाले मानव समुदाय है उनके पारस्परिक संबंध और उनकी जो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं उनका भी अध्ययन हम लोग करते हैं। अब भौतिक वातावरण में मानव और उसके भौतिक परिवेश, पारिस्थितिकी तंत्र, इन सब की व्याख्या हमें करनी होती है। इस प्रकार मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक हो जाता है। और हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि मानव भूगोल में हम अकेले मानव का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि मानव समाज और उसके जो सुसंगठित वर्ग है, जो ह्यूमन ग्रुप्स है, उनका भी अध्ययन हमें करना होता है। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है इसके जो निर्धारण का कार्य है वो विभिन्न विद्वानों ने अपने अकॉर्डिंग किया था। जैसे फ्रांसीसी, अमेरिकी भूगोलवेत्ता इत्यादि ने अपने अपने तरीके से बताया कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में क्या क्या शामिल होगा। यदि इसके विषय के रूप में इसको स्थापित करने का यदि किसी एक व्यक्ति को श्रेय दिया जाए तो वो सबसे पहले रैटजल को दिया जाएगा। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी एंथ्रोपोजियोग्राफी। उसमें उन्होंने मानव जीवन और प्राकृतिक जो वातावरण है उसमें घनिष्ठ संबंध बताकर मानव भूगोल के विषय को स्थापित किया था और बाद के विद्वानों ने इसी को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। यदि हम बात करें संभववाद के जो जनक है वाइडल डिलाब्लास की, तो उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि मानव क्या है, सबसे सक्रिय कारक है, क्योंकि प्रकृति को जीतने से पहले हमको उसकी आज्ञा का पालन करना होगा। और उन्होंने कहा था कि प्रकृति क्या है, एक सलाहकार से ज़्यादा नहीं है। उन्होंने जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है वो मानव जाति और समाज की व्याख्या करने को बताया है और वो प्राकृतिक वातावरण के अनुरूप ही विकसित होता है। उन्होंने बताया कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में जनसंख्या, सभ्यता के तत्व, परिवहन, मानव प्रजाति, नगर इत्यादि विभिन्न जो पॉइंट है इन सबको शामिल किया जाता है। इसके बाद में जीन ब्रोंस, फिंच और ट्रिवार्था, हटिंगटन इत्यादि विभिन्न लोगों ने मानव भूगोल के विभिन्न विषय क्षेत्र बताए हैं। और यदि हम इन सबको सार रूप में देखें तो मुख्य रूप से जो पृथ्वी पर अवस्थिति है उसकी विभिन्न भौतिक जो दशाएं हैं, जीवन के स्वरूप है, मानव के जो उत्तरदायित्व इत्यादि है, इन सबको हम मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल कर सकते हैं। अर्थात बड़े रूप में जो मानव भूगोल का विषय क्षेत्र है उसमें दो दशाएं शामिल होती हैं। पहली है भौतिक दशाएं और दूसरी है मानवीय दशाएं। भौतिक दशाओं की यदि हम बात करें तो उसमें विभिन्न कारक शामिल होते हैं, जैसे भाववाचक, इसके अलावा भौतिक कारक इसमें शामिल होते हैं भौतिक दशाओं में, और विभिन्न जैविक कारक भी इसी में शामिल होते हैं। यदि हम भाववाचक कारकों की बात करें तो किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति, उसका क्षेत्रीय आकार, उसकी प्राकृतिक स्थिति, ज्यामितीय स्थिति इत्यादि इसमें शामिल है। भौतिक कारकों के अंदर वहाँ का भू आकार कैसा है, वहाँ पे किस प्रकार की जल राशि है, चट्टानें कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। और जैविक कारकों में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, मानव, जीव जंतु इत्यादि सम्मिलित होते हैं। मानव भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो दूसरा पॉइंट है इसका मानवीय दशाएं। मानवीय दशा में हम विभिन्न कारक जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक इत्यादि कारकों को शामिल कर सकते हैं। राजनीतिक कारक जैसे किसी स्थान पर शासन व्यवस्था किस प्रकार की है, जैसे भारत है लोकतांत्रिक प्रणाली है, अब इसका अन्य अपने पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध है, जैसे चाइना, पाकिस्तान इत्यादि अनेक जो देश है उनके साथ ये किस प्रकार के संबंध रखता है,
इसके जो राज्य है इनकी कैसी सीमाएं हैं, उनका विस्तार कितना है, यहाँ पे किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध है, उन संसाधनों के प्रति उपभोग की क्या नीति है, शिक्षा के प्रति क्या नीति है। यदि आर्थिक कारकों की बात करें तो वहाँ पे उद्योग, परिवहन, संचार, कृषि, व्यापार, वाणिज्य इत्यादि कैसे हैं। यहाँ की मुख्य जो भौगोलिक आवश्यकताएं हैं, जैसे भौतिक आवश्यकताएं जैसे भोजन, वस्त्र, मकान। सामाजिक या सांस्कृतिक की बात करें तो वहाँ पे नैतिकता कैसी है, धर्म, कला, साहित्य, परिवार, ये सब के सब बिंदु क्या होते हैं, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में शामिल होते हैं। तो मोटे रूप के अंदर जो भौतिक और मानवीय दशाएं हैं, यही मानव भूगोल का विषय क्षेत्र होता है। धन्यवाद।